गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का हाइब्रिडाइजेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है वो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वेस्पर थ्योरी पर आधारित है। वेस्पर थ्योरी को गिलेस्पी और नायकोम दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इस थ्योरी का जो सिद्धांत है वो यौगिक में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म से मतलब है वे इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन युग्म को बंध युग्म कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। और वे इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात लॉन पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। तो हमें यह डिसाइड करना है कि कितने लॉन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो उसके लिए आपको पहले वेस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको दो वैज्ञानिक गिलेस्पी एंड नायकोम ने प्रपोज किया था। गिलेस्पी एंड नायकोम, इनके अनुसार क्या था, किसी भी यौगिक में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। बंध युग्म, बंध युग्म। तो आप कह सकते हैं बंध युग्म का मतलब है वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनको हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे CH4 है, आप CH4 का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आएगा। इस स्ट्रक्चर में कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं। तो एक बंध में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक सिंगल बंध है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को बंध युग्म इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अर्थात इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? आप कह सकते हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ही इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले रहे हैं, बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं। तो यहां पर कोई भी अबंधित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है? तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? बंध में भाग ले रहे हैं। 4 बंध युग्म बनेंगे, बॉन्ड पेयर 4 होंगे। तो सिंपल सी बात, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? वे इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को बंध युग्म कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं।
दूसरा है लॉन पेयर, लॉन पेयर एलपी बोलते हैं, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लॉन पेयर का मतलब हो गया वे इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं ले रहे हैं, अर्थात बंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उन्हें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लॉन पेयर कहते हैं। जैसे अमोनिया का केस है आपके पास NH3, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन 2 बचते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो कि बंध में भाग नहीं ले रहा है उसे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर कहते हैं। तो भाई अमोनिया में कितने बंध युग्म है मतलब बॉन्ड पेयर? 1 2 3। लॉन पेयर कितना है सर? लॉन पेयर 1 है, तो 1 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो इस तरीके से आप किसी में भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में बता सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ H2O के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से 2 बंध बनाने में भाग ले लिए और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अर्थात बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 2। लॉन पेयर कितना हुआ? ये भी क्या हुआ? 2। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो मैं आपको आगे कंटिन्यू बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्पर थ्योरी से कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो बेस्पर थ्योरी है वो किसी भी यौगिक की आकृति को बताती है, यौगिक की स्थायित्व को बताती है। अगर आपको पता है कि बंध पेयर कितने हैं मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं, तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का पता चलता है। जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक तरह से बंधे होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, और जब फ्री नहीं होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण कम हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, जैसे अमोनिया के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, तो इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, ठीक है ना। तो वो इधर के बंधे को रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और सेम आवेश की चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। इसी वजह से अगर किसी यौगिक के पास अधिक से अधिक लॉन पेयर है तो वो उतना ही अधिक अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा। जैसे CH4 है, अमोनिया है, H2 है, तो CH4 मतलब मीथेन में एक भी लॉन पेयर नहीं है, जिस कारण से मीथेन एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। लेकिन अमोनिया में एक लॉन पेयर आ गया, उस लॉन पेयर की वजह से उस यौगिक में प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्रतिकर्षण होगा तो कुछ आवेश जनरेट होगा, और आवेश जनरेट होगा तो कुछ ध्रुवीय गुण आएगा।
इसीलिए अमोनिया एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। इसके बाद आप H2O को देखें। H2O में 2 लोन पेयर आ गए। ठीक, भाई अमोनिया में 1 लोन पेयर था, H2O 2 लोन पेयर आ गए। तो ये लोन पेयर रिपल्सन तो करेंगे आपस में बहुत तेजी से, लेकिन वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी करेंगे। अर्थात इनका ध्रुवीय गुण बहुत अधिक होगा। जब रिपल्सन होता है तो जो एक्चुअल आकृति होती है उसमें कुछ विकृति आ जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन में 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। इस 4 बॉन्ड पेयर होने की वजह से मीथेन की आकृति टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। एक रेगुलर आकृति है, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन में है, लेकिन चारों किसके फॉर्म में है? बॉन्ड पेयर के फॉर्म में। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर आने के वजह से कुछ प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण की वजह से अमोनिया की जो आकृति है वो पिरामिडल हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? पिरामिड के जैसी हो जाती है। ठीक है, वाटर में कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर आ गए। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा है, रिपल्सन बहुत ज्यादा है। इस वजह से H2 की आकृति V शेप्ड हो जाती है, V के आकार की हो जाती है। तो मैं आपको समझा रहा था कि वेस्पर थ्योरी किस तरीके से किसी यौगिक का संकरण, उसकी आकृति, उसके स्थायित्व, उसके बंध कोण को समझाती है। तो अब हम सीधे हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण पर पहुंचते हैं, वेस्पर थ्योरी का यूज करते हैं। देखिए वेस्पर थ्योरी से कैसे आप संकरण निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं। इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, संकरित कक्षकों की संख्या बराबर नंबर ऑफ लोन पेयर, अनआबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर, और सराउंडिंग एटम मतलब सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने एटम है। ठीक है, या आप इसे बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। लेकिन आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वहां पर मैं नंबर ऑफ एटम लिखता हूं, नंबर ऑफ एटम या आयन। ठीक है भाई, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने सिग्मा बंध होंगे। तो आप
नंबर ऑफ सिग्मा बंद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। सीधा आप नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में संकिरित कक्षकों की संख्या बराबर लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम। सराउंडिंग एटम मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ना है आपको। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ CH4 की, आप सेंट्रल एटम है आपको क्या है आपके पास कार्बन, उससे सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन, बस इतना देखिए। अब आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कार्बन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 4, और चारों के चारों बंध में भाग ले रहे हैं, अर्थात यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सर लॉन पेयर 0, सराउंडिंग एटम 1 2 3 4, कितनी ऑर्बिटल होगी 4। भाई 4 ऑर्बिटल है तो सबसे पहले एक S आती है, फिर उसके बाद P आती है, P में 3 ऑर्बिटल होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या हो गया sp3। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया NH3। NH3 में आप देखेंगे ध्यान से, बस आपको बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर निकालना है। 5 होते हैं नाइट्रोजन वायु कक्षा में, 3 ने हाइड्रोजन से बंध बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इग्नू बचा, तो 1 लॉन पेयर। ठीक है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ लॉन पेयर 1, सराउंडिंग एटम 3 4 ऑर्बिटल हो गई, तो 1s 3p sp3। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं H2, साफ साफ दिख रहा है, 2 लॉन पेयर 2 सराउंडिंग एटम, 2 लॉन पेयर है आपके पास और 2 सराउंडिंग एटम है, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको पीछे दी थी कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लें। दूसरी ट्रिक मैंने आपको स्ट्रक्चर के बेस पे दी है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बेस पे दी है। कोई एग्जाम्पल ले लें आप, मैंने कह दिया आपके पास है आपके पास है कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है PCl5। अगर आप उस ट्रिक का यूज करते हैं कि बैलेंस सेल में कितने हैं 5 और Cl की बैलेंस सेल में कितना आपके पास है 7, 7 5 35, टोटल हो गया 40 डिवाइड बाय 8 5, तो 5 ऑर्बिटल्स आ गए। अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर मतलब बैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेस पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा। और इस स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस के पास नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने हैं 0, सराउंडिंग एटम कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल ऑर्बिटल 5 आते ही आप कहेंगे 1s 3p, क्योंकि p में 3 ही होती है, फिर d में मूव करेंगे, 5 ऑर्बिटल बनानी है, तो sp3t हो जाएगा। मैंने लिखा sf6 है, दोनों ही ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है तो स्ट्रक्चर से निकाल लीजिए, अदरवाइज आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। आप टोटल इलेक्ट्रॉन से भी निकालेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर की वैलेंस सेल में कितना होता है 6, फ्लोरीन की वैलेंस सेल में 7, तो आप जब निकालेंगे तो भाई 7 6 जा 42 प्लस 6 48 डिवाइड बाय 8, तो आप देखेंगे
कि 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट है आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर 0, सराउंडिंग एटम 6, टोटल 6 हो गया, एक S 3 P और 2 D, sp3d। क्लियर? ऐसे आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप वेस्पर थ्योरी से या पहली वाली ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, IF7। IF7 में इस तरीके की शेप हम लोग लेते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब इसका आयोनाइजेशन निकालना, तो सेंट्रल एटम के स्पेक्ट में देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पे 0, सराउंडिंग एटम 7, टोटल 7 है, तो एक S है, 3 P है और 3 D है। इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। कर पाओगे? मैं तो चाहता हूँ फेस टू फेस पढ़ाए, लेकिन नहीं हो पाता है। चलिए, हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर चुके हैं। किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेंगे, कोई भी डाउट आपको हो आप पूछ लेना, ठीक है ना।